मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देवे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुपरं वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा जो विषय है योग का विज्ञान विश्व के लिए वरदान। योग कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया आज इस बात को जानती है कि योग का महत्व क्या है। तो आज हम जानेंगे योग का इतिहास। योग कितना पुराना है इसका इतिहास, और किस तरह से ये बीच में लोगों की रुचि योग के प्रति कम हो गई थी, लोग योग से दूर हो गए थे और वापस अभी पूरी दुनिया इस योग को अपना रही है। पूरी दुनिया में योग का महत्व सब लोग मान रहे हैं और अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही विश्व योग दिवस भी मनाया। तो योग का महत्व कितना ज्यादा है इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसका इतिहास क्या है, अलग अलग ग्रंथों में क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, साथ में कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ हमारी शिक्षिका अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओवर टू यू। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आज का विषय जैसे आनंद भाई जी ने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम कुछ करते हैं, वो कोई भी चीज हो, योगा हो या हम कुछ, तो उसका पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। पूरी जानकारी, एकदम उसके डेप्थ में जाना है। इसका कभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, हर चीज के लिए रिसर्च करने का मेरा स्वभाव है थोड़ा सा, कि एक चीज मिल गई कि उसके पीछे पड़ जाने का। जैसे सिंपल थिंग है, हम खाना बनाते हैं तो पदार्थ सीखते, तो आजकल वीडियो पे, यूट्यूब पे सब जगह पदार्थ मिल जाता है, राइट। सिंपल थिंग है, परंतु मैं एक ही पदार्थ के पीछे पड़ूंगी, उसका पूरा ढूंढती रहूंगी ढूंढती रहूंगी ढूंढती रहूंगी, और फिर उसमें कुछ ऐसी अच्छी चीजें मिल जाती है कि एकदम ऐसा लगता है वाओ, क्या बात है। तब से मेरे मन में ऐसा है कि भाई हम लोग योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं। ध्यान, प्रेक्षा ध्यान और योगा हमारा बेस है ये तो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इनका इतिहास जानना जरूरी है। केवल इतिहास ही नहीं जानना है, तो हमें क्या करना है, इतिहास के साथ साथ में हमें बहुत सारी बातें जानने की जरूरत है।
इतिहास से लेके, इसकी उपयोगिता से लेके आज के विज्ञान तक ये कैसे पहुंचा। देखो पूरे विदेश ने, पूरे कंट्रीज ने इसको मान्यता दी और योगा एक विश्व योगा बन गया। वो ऐसे नहीं बना है, उसका विज्ञान जब लोगों को समझ में आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास ठीक है पढ़ते हैं, पर विश्वास तभी करते हैं जब वो विज्ञान से प्रूव होता है, नहीं तो उनकी मानसिकता ही नहीं रहती है उसको स्वीकार करने की। इसीलिए योगा तो हमारी परंपरा है, योगा हमारा इतिहास है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम इसके लिए आगे बढ़ने से पहले एक बार मन को शांत करें, एकाग्र करें, और फिर ओंकार प्रार्थना, और जिन गुरुओं ने ये ज्ञान दिया, पहले गुरु परंपरा थी, थोड़ा गुरु परंपरा को भी जानेंगे, और उसके साथ उन्होंने जो ज्ञान हम तक पहुंचा उस गुरु को हम हाँ, वंदन करेंगे और कार्यक्रम सभी को भाई शुरू। बहनों से निवेदन है, कृपया कॉपी पेन लेके बैठे, कारण अलका जी की क्लास है। ध्यान रखिए, अलका जी आपको प्रश्न पूछेगी बीच बीच में, पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा। हाँ, कॉपी पेन ले लीजिए, अगर नहीं लिया हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए। कोई बात नहीं है, मजा आती है। तो चलिए। सही बात है। सबसे ज्यादा एंजॉय तो सुचिता करती है। जैसे ही प्रश्न बोलते हैं उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, बाप रे क्या आफत आ रही है, इस तरह। तो इस ऐसी मजा आ जाती है, कोई खास बात नहीं है। तो चलिए सभी एक बार सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ हाथ की मुद्रा कंफर्टेबल पोजीशन में, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो ऐसी मुद्रा करें। मन को शांत, श्वास मन, केवल अपने आप को देखे, मैं और मेरी श्वास, आने जाने वाले सारे विचारों को रोकना है, बंद करना है, परंतु वो होता ही नहीं है। वो कहाँ से आते कब आते पता ही नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं है, उस विचारों को बोलो हम तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम तो बस हमारा श्वास देखेंगे। वो बेचारा खड़ा रह रहे के चला जाएगा कि कोई देखता ही नहीं है, कोई बात करता नहीं। इसीलिए हमें साक्षी भाव से केवल देखना है। लंबी श्वास लेनी है, और ओंकार का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान एक एक चक्रों पे, नाभि से लेके कंठ से लेके मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क के वाइब्रेशन अनुभव करते हुए ओंकार का आनंद लेना है। आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता और शांति के लिए ओंकार की ध्वनि बहुत उपयोगी है। तो चलिए 3 बार ओंकार करेंगे। बीच बीच में मैं श्वास भरो ऐसी सूचना नहीं दूंगी, लंबा श्वास ले, क्योंकि ऐसी सूचना देने से क्या होता है, ओंकार का लय टूट जाती है। और मैं चाहती हूँ कि हम लयबद्ध ओंकार करें। जैसे मैं मतलब हम सामने करते हैं तो ऐसे करते मेरा ओम पूरा होता है, उस आपका ओम शुरू होता है, उसमें एक ऐसा लय आता है। और परंतु हम यहाँ अभी प्रत्यक्ष नहीं है, तो एक साथ में ही सब कर लेंगे। तो जिसका ओम पूरा हो जाएगा उसको लंबी श्वास लेके शुरू करना है। कभी किसी का ओम लंबा होता है, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का 10 सेकंड का होता है, किसी का 20 सेकंड का होता है, तो कुछ कुछ लोग 30 सेकंड तक भी ओम कर सकते हैं। तो अपनी मर्यादा, अपनी कैपेसिटी अनुसार ओम करे। पूरा ओम होते ही लंबा श्वास ले, म को अधिक समय देना ना भूले। इसी के साथ ओंकार के लिए तैयार, श्वास भरे।
दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर रखें। सभी गुरुओं को याद करें। जितना भी हम योग का ज्ञान ले रहे हैं, कब से ये शुरू हुआ, उन सारे ज्ञात अज्ञात गुरुओं को वंदन करते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से कंफर्टेबल हो तब आराम से आंखें खोले। रिलैक्स। सोचिए, थोड़ा सा पुराने जमाने में जाइए जाइए और विचार कीजिए कि ये जो शिक्षा पद्धति है कैसे शुरू हो गई, इतिहास क्या होता है, इतिहास क्यों जानना है। जैसे जैसे हम इसको देखेंगे तब पता चलेगा कि पहले जमाने में गुरु थे, वो ज्ञान देते थे। बस गुरु है वही ज्ञान देते थे। और दो बातें थी, उस टाइम लिखने की परंपरा नहीं थी, क्योंकि लिखने के लिए स्टार्ट में कुछ था ही नहीं। तो केवल मौखिक परिकल्पना थी कि बोलते थे, सामने वाला शिष्य कंठस्थ करता था। तो इस प्रकार ये काम चलता था। बाद में धीरे 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 लिखान की जैसे जैसे प्रगति होती गई तो लिखने की पद्धति शुरू हो गई। तो ये लिखना कैसे शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, तो योगा में पहली बार कब लिखा गया। आज तो हम योग का महत्व जानते, फायदे जानते, उसके वैज्ञानिकता के बारे में किसी को शक भी नहीं है। आज सभी इससे सहमत है। परंतु इतिहास में झांक कर देखना, ये इतिहास कितना पुराना है। योग का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना पुराना योग इतिहास है, कितना पुराना है, कितना व्यापक है, कितना विशाल है, कहाँ तक पहुंचे हम, यही समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम इतने डीप में तो नहीं जा सकते। मैंने आपको हमेशा कहा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम डीप में जाना है, डीप में जाना है, इतना पॉसिबल नहीं। तो भी हम हर चीज को स्पर्श करते हुए जाएंगे। योगा तो जानेंगे जानेंगे, योगा के साथ योगा के कितने प्रकार के योग है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आनंद भाई जी ने बोला ही है, अभी तो आपने लिखा भी नहीं है, पर मैं एक जनरल नॉलेज देखना चाहती हूँ आप लोगों का कितना है। तो कितने प्रकार का योगा है, कितने प्रकार के योग है जो हमें धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है। तो कितने योग के बारे में आप बता सकते, बताइए, पहले अंक में बताइए। 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 10 है, 25 है। कितने मेन योग है, मेन योग जो इतिहास में नोंद किए हुए हैं कि ये सिखाते हैं हमको। जब हमने योगा अभ्यास किया तब योग, हमारे गुरु का एक किताब भी है मंडलिक सर का, उसका नाम है योग परंपरा। योग परंपरा नाम है। मैं इसका पिक्चर भेजूंगी, तो उसमें ये सब एक एक योग का वर्णन किया हुआ है। तो आप कितने योग के बारे में जानते हैं, जितने जानते हैं आप लिख दीजिए। चलो। मधु जी का कहना है 48, मधु जी लिख रही है 48, आप चैट बॉक्स में लिखिए। और सिंघवी जी ने कहा है 3। बाप रे, तो कितना बड़ा गैप है, 3 से लेके 48 तक। बाप रे बाप रे बाप। तो अ, बात ये है, और कोई अपना एक्शन रिएक्शन कुछ लिखना चाहता है। आज काफी लोग है ही नहीं है कि जो इस बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सिपानी है, कोमल सिपानी है, रीना है, जिन लोगों का, रीना लिख सकती है, और भी कोई जो है जिनका थोड़ा स्टडी होता है। तो कितना योग है रीना जी, कितने ही प्रकार के योग है। रीना ज्यादा। जी, रीना जी 7 लिखा आप, है, मिता नलावड़े ने 7 लिखा है। गुड। 3 7। और मधु जी, आपको मधु जी ने सारे लिखा है नाम 48।
48 नाम बताने पड़ेंगे मधुबेन, ऐसा तो नहीं चलेगा 48 आंकड़ा लिख के। मुझे भी नया नॉलेज मिलेगा 48 से चलिए। आइडिया नहीं है रीना जी को, कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मैं खाली टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बताती कि मेन इतिहास में वर्णन किए वो 6 प्रकार के योग के नाम, 6 नाम है योग के। तो स्मिता जी ने लगभग बराबर बताया था, मैं 6 बताती हूँ। इसके साथ अगर स्मिता जी कुछ और है सातवां अपने साथ बताए तो वो बता देना। कोमल सिपानी अभी आई है। कोमल, मैंने अभी आपका नाम लिया था कि कुछ लोग हैं जो जानकारी रखते, तो मैंने एक प्रश्न पूछा है कि योग कितने प्रकार के हैं, योग योग के प्रकार। अ, अच्छा, मधु ने आसन के बारे में बताया। आसन तो 48 भी नहीं है ज्यादा है। आसन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोमल, मैं पूछ रही हूँ कितने प्रकार के योग है? पता है आपको कौन से योग है? नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं आपको 6 प्रकार के योग बता रही हूँ। सबसे पहला माना जाता है ज्ञान योग, ज्ञान योग। दूसरा है भक्ति योग। तीसरा है कर्म योग। चौथा है राजयोग। पांचवा है हठ योग। और छठा है मंत्र योग। पुस्तक में जिसका उल्लेख किया गया है वो जो हमको सिखाया गया है परंपरा में, योग परंपरा में कौन से आते हैं, तो इसमें ये सब प्रकार आते हैं। तो हमको ये सब जानना, एक एक योग पे हमारी एक एक क्लास रहेगी। मतलब 6 घंटे की क्लास तो हमारे 6 प्रकार पर हो गई। तो स्मिता, जो आपने सातवां योग बताया, आपको पता है, कोई बता सकते हो नाम में? हाँ, नाम लिखा है उन्होंने, सांख्य योग। सांख्य योग इसमें नहीं आएगा। ले 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 योग लिखा है। चलो कोई बात नहीं, अपन इतिहास को सामने रखते हुए पुस्तक को, ग्रंथ हाँ, का आधार एक मानते मिनट, हुए। रीना जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। रीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम हरम। यस। हाँ जी, ओम हरम दीदी। जी, हाँ, मेरे बोलिए। को मेरे को कपिल जी का एक सांख्य योग के बारे में पता है। हाँ, ऐसे तो बहुत है। अ, उसके फिर बाइफरकेशन किए गए हैं। तंत्र योग है जैसे स्मिता ने लिखा, तो ऐसे बहुत जी, आगे आगे बढ़ते गए हैं। जबकि जबकि ये क्वेश्चन दीदी पढ़ा हुआ था हमने, लेकिन इसका मैं बिल्कुल माइंड में। नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं जो आपको बताने वाली हूँ, एक तो योग विद्याधाम नासिक के हमारे जो पढ़ाई हुई है योगा की, और सर की किताबें हम रेफर करते हैं, तो उस किताबों के आधार पर। और दूसरा प्रामाणिकता का एक और मैं बता रही हूँ कि जब मोदी सर ने मोदी हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधान है, उन्होंने जब योगा में बहुत इंटरेस्ट लिया और वो योगा करते थे और उन्होंने ही विश्व में इसको व्यापक कर दिया, तब उन्होंने सोचा कि भाई योग है, वो साइंटिफिकली जब तक नहीं प्रूव होगा, इसकी छोटी छोटी बातें जब तक व्यवस्थित लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनके एक संकल्पना भी ऐसी होगी, मेरे हिसाब से बहुत मतलब ब्रॉड संकल्पना होगी, हर स्कूल में, हर ऑफिस में, हर घर में योगा होना चाहिए। परंतु प्रश्न तब ये था कि टीचर कौन सा स्वीकार करे, क्योंकि हमारे में देखो ऐसे है कि योग तो बहुत है, परंपरा से निश्चित योग इतना है, परंतु उसके निकाल दिया। अभी क्या रामदेव बाबा का योग चल रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग का योग चल रहा है, लोनावाड़ा का योग अलग है, बैंगलोर में अलग है, कन्याकुमारी का अलग है, सबके अपने अपनी संस्थाएं और योग अलग है। तो स्वीकार कौन सा करेंगे, किसको मान्यता मिले कि योग टीचर का बनाना है? तो उसके लिए आयुष मंत्रालय ने बहुत अभ्यास किया, बहुत सारा अभ्यास किया, और उन्होंने सोचा कि इसका हर संस्थाओं में जाके उन्होंने उनका पूरा स्टडी किया, उनका अभ्यासक्रम पढ़ा, उनके साथ डिस्कशन किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, मुझे मैं नहीं बता सकती, परंतु उन्होंने बहुत अभ्यास किया। और उस आधार पर उन्होंने क्या किया कि भाई चलो रामदेव बाबा के योगा में, मतलब हरिद्वार के योगा में इतना है, तो वो ले लेते, ये इम्पोर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग के ये ले लेते हैं, पतंजलि का योग में से ये सबका उन्होंने एक समग्र अभ्यासक्रम बना दिया।
और उस अभ्यासक्रम को उन्होंने परीक्षा का स्वरूप भी दे दिया और उससे टीचर तैयार कर रहे हैं। लेवल 1, लेवल 2 इस तरह बोलते हैं। तो आप लोग भी ये अभ्यास कर सकते हैं। इसकी किताब, इसकी जो किताब है वो ऑनलाइन मिलती है, तो आप ऑनलाइन किताब भी खरीदी कर सकते हैं, जिसमें समग्र रूप से केवल योगा ही नहीं, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी बातों से लेके। तो मैं एक बार मेरा बैकग्राउंड निकाल देती हूँ और किताब दिखाती हूँ आपको, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि ओके। तो मैं आपको दो किताबें दिखाती हूँ। एक तो जो आयुष मंत्रालय की है, इसको नाम है प्रमाणीकरण योग सव्यावसायिक प्रोफेशनल मार्गदर्शिका, ये नाम से ये पुस्तक है, ये नाम से ये किताब है। और ये किताब जो है ये ऑनलाइन आपको अमेजोन में मिल जाती है, अमेजोन में। और जिनको लेवल 1, लेवल 2 ऐसे एग्जाम देने, ये इसी पुस्तक के आधार पर होती है। और मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो हमारे उसके साथ साथ में मैं ये योग परंपरा मंडलिक गुरुदेव, तो मेरे जो गुरु है जिन्होंने मुझे योगा सिखाया, मैं जिनके कारण इससे जुड़ी और इसमें इतनी प्रगति कर सकी, क्योंकि उनका सिस्टमैटिक योगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यास सारे रिसर्च करने के बाद हमारे मंडलिक सर को पीएम मोदी पुरस्कार 25 लाख रुपए का दिया गया। देखो, 25 लाख का पुरस्कार ऐसे दिया नहीं जाएगा। जब उनको पता चला कि इनकी परंपरा, इनका अभ्यास, इनकी डेप्थ कितनी है, और हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, और योग शिक्षक आयुष मंत्रालय के आधार पर तैयार कर रही है। इस बहाने में एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने जुड़े हैं और इतना डेप्थ में जाते हैं, तो आप थोड़ा प्रोफेशनली भी इससे जुड़ने की कोशिश करें। जैसे कोमल अभ्यास कर रही है, रीना अभ्यास कर रही है, अशोक जी अभ्यास कर रहे हैं, मधु जी है, और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए। तो क्यों ना हम एक काम करें कि योग विद्याधाम से जुड़ के मैं संस्थाओं का मीडिएटर बनाऊंगी। आप लोग परीक्षा दो, 1 महीने की क्लास होती है हमारी, 1 महीने की क्लास यानी 30 घंटे की क्लास होती है। तो आप उसको प्रोफेशनल के रूप में, जो फी है वो संस्था में भरने की, वो किताब आएगी, वो स्टडी करने की, और उसके बाद उसकी एग्जाम देने की। तो इतना हम पक्के हो जाएंगे जब हम उसका स्टडी करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, नोट्स निकालेंगे, और फिर हम उसकी परीक्षा देंगे। हमारी परीक्षा पद्धति भी इतनी सुंदर है कि मैंने नासिक जैसी परीक्षा पद्धति बहुत कम जगह देखी है। हो सकता है मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, पर इतनी परफेक्ट, इतना परफेक्शन कि सोच भी नहीं सकते हम कि कैसे मार्क सिस्टम है, कैसे देने। तो इस बहाने मैं आपके लोगों तक ये विचार पहुंचा रही हूँ कि आप प्रोफेशनली भी योगा टीचर बनोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, खुद का नॉलेज क्लियर हो जाएगा। और अगर आप प्रोफेशनली क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये पुराने जमाने से आई हुई परंपरा के इतिहास में अगर हमने झांक के देखा तो ये इतिहास बहुत पुराना है, पहले लिखते नहीं थे। अभी देखो, कोई कहते कि 5,000 साल पुराना है, 5,000 साल। पर ऐसे भी कहते कि नहीं नहीं, ये तो 10,000 साल पुराना है। कोई कहते कि 10,000 नहीं, जब ये मानव सभ्यता शुरू हो गई ना, तब से ये सब है। तो थोड़ा थोड़ा इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा हमें भी कि मेन भारतीय दर्शन है, जो मेन भारतीय दर्शन है वो किस चीज का अभ्यास करते हैं। ये प्रमुख जो है वो हमारे, देखिए, भारतीय परंपरा के लिए आप बताइए मुझे। एक और प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि हमको है ना अपना नॉलेज भी थोड़ा बीच बीच में चेक करना चाहिए कि कैसा है क्या है, तो थोड़ा उसका उसका भी मजा आता है। तो भारतीय जो परंपरा है वो किस किस चीज को जन्म देती है, मतलब जन्म स्थली है, जैसे योग की जन्म स्थली है वो भारत है। तो इस तरह और कौन सी ऐसी चीजें इतिहास में है कि जिसके कारण भारत का नाम है, भारत की प्रसिद्ध चीजें है वो, कोई चीजें इतिहास में है। हॉकी नहीं, गेम में नहीं, अशोक, हम गेम में नहीं, मतलब गेम में और ऐसी चीजों में नहीं जाएंगे, हम हेल्थ रिलेटेड चीजों में जाएंगे। क्योंकि वैसे जाएगा तो बहुत सारी चीजें, शून्य का रिसर्च भी, शून्य भी भारत से निकला है ऐसा कहा जाता है। ये तो बहुत सारी चीजें होगी। हम तो क्या करेंगे, अपने लिमिट में रहेंगे कि भाई
जिस तरह ध्यान, ध्यान तो बराबर है, बिल्कुल सही है। और क्या, छोटी छोटी चीजें, परंतु जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, समय घड़ी आगे बढ़ने इसलिए मैं बता देते, एक तो आयुर्वेद हमारा विशिष्ट है, आयुर्वेद हमारी परंपरा है, ये आयुर्वेद अशोक जैन ने अभी लिखा। दूसरा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है, वो इंडिया से ही सब जगह जा रही है। तो और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास इतिहास की पौराणिक कथाएं है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी गुरु शिष्य परंपरा, ये श्रीना वो परंपरा है, वो परंपरा इतिहास के एक पॉइंट में आ जाएगी, परंतु जो इतिहास में फेमस है, ये गुरु परंपरा हो सकता है दूसरी जगह भी दूसरे नाम से होगी। तो मेन जाना है, पौराणिक कथाएं हैं, आध्यात्मिकता है, आयुर्वेद है, ये सब हमारा अमोल उपहार है। और कहते हैं कि अगर ऐसे जनरल देखा जाए तो कहते कि 5,000 साल पूर्व, तो कोई कहते कि ऋग्वेद है ना, उसमें पहली बार योग का नाम मिलता है, सर्वप्रथम जो वेद है उसमें, वेदों में इसका ग्रंथों का इतिहास में योगा का उपलब्ध है। और ऋग्वेद देश काल विश्वसनीय तरीके से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वेद मानते हैं कि वो कालातीत है, वो शाश्वत है। परंतु इन सब बातों को इतिहास में जाकर अगर इधर उधर वहां सबको कलेक्ट करेंगे तो हम जानेंगे कि हम सिस्टमैटिक कब हो गए। पतंजल है वो पहले है, फर्स्ट है, कि जिन्होंने समग्रता से सबका अभ्यास करके पहली बार योगा को व्यवस्थित रूप में योग सूत्र के रूप में लिखा। तो वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगा है। तो योग, पतंजलि का योग सूत्र दर्शन, ये आधारशिला है हमारी, आज हमारी ये नींव है। पतंजलि, पतंजलि हमारी नींव है, परंतु पतंजलि के साथ 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 में हमें ये भी जानना है कि इतिहास में, ठीक है, एक बात तो निश्चित है कि योग एक समग्र और अखंड विज्ञान है। सबसे बड़ी बात है कि इतिहास, इतिहास है ना, इतिहास, इतिहास में जो बातें प्रूव की है, विज्ञान कभी कभी उस पर विश्वास नहीं करता था, परंतु वो रिसर्च कर करके फिर इतिहास की बात को स्वीकार करके उसको वैज्ञानिक मान्यता दे रहा है। मतलब वैज्ञानिक मान्यताओं की पहले ही इतिहास में ये बातें वैज्ञानिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। इतना वैज्ञानिक ज्ञान है इसका, इतनी वैज्ञानिक साधना है। ये साधना केवल शरीर को नहीं ठीक करती है, ये केवल आसन नहीं है, हम जानते हैं, आसन नहीं है, ये मन को शांत करती है, शांति देती है, मन को शांत करती है। इसके साथ साथ ये मस्तिष्क पर इतना काम करती है, ये मस्तिष्क सब कुछ चलाता है। ये मस्तिष्क को संतुलित करना, इसकी कैपेसिटी बढ़ना, हमारा हमारा अंदर सबको सचेतन करना, सबको चेतन करना, जागरूक करने का काम योगा कर रहा है। ये परंपरा से बताया हुआ है कि ये सब इतिहास हमारे सामने की पूरे विश्व में भारत की ये दिव्य प्राचीन कला संस्कृति के रूप में देके आज योगा विश्व योगा बना है। परंतु इसके पहले पहले हमें बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। तो जो पुस्तक निकाली है वो बहुत सुंदर कल्पना है, कि सबको इकट्ठा करके बताना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति लगती है, और वो गवर्नमेंट के पास थी। और इन्हीं सारे के बाद में जब उनको लगा कि ये सब अभ्यास करना आवश्यक है, तब ये आयुष मंत्रालय हो गया। भारतीय संस्कृति का सारा अभ्यास करके ये कहाँ ला गया, ये सब आ गया, कहाँ आ गया, आयुष मंत्रालय। ये आयुष मंत्रालय जब स्थापन हुआ, तो ये आयुष मंत्रालय ने ये सारा अभ्यास हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये सारा जितना प्रस्तुत किया है, उसके साथ 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 में उसने प्रोफेशनल तरीके से इसके क्लासेस भी शुरू किए, सर्टिफिकेट भी दिए हैं। तो हमारे गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, तब उनके कर कमलों से 22 जून 2015, जब अंतरराष्ट्रीय समारोह समारोह का समापन हो गया था, उस टाइम ये सारी परंपरा शुरू होने की शुरू हो गई। तो
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इच्छा व्यक्त की कि भारत का ये योग है, ये जो ज्ञान है, वो एक विशिष्ट पद्धति ने प्रणाली के रूप में हमारे सामने आना चाहिए। तो इस उपलक्ष्य में 2015, देखो मैं इतिहास में जाऊंगी और अभी आ रही हूं मैं वर्तमान में, वैज्ञानिकता कैसी योग से सिद्ध हो रही है। तो वो वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है, वो कहाँ आ गए हम, 2015 योग दिवस की घोषणा हुई और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, ये सबका अभ्यास सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसको क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये सब प्रोफेशनली हमको योजना दी गई है। इतना मैं इतना डिटेल इसमें बारे में जानती नहीं हूँ। इस डिटेल जानने के लिए मैं इस आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगी। जब हम इसके वैज्ञानिकता तक पहुंचेंगे तो आयुष मंत्रालय क्या कर रहा है, मैंने तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आयुष मंत्रालय के थ्रू योग विद्याधाम नासिक में कोरोना काल में ऑनलाइन अभ्यास शुरू किया था। पहली बार मैंने उसको ऑनलाइन अभ्यास किया है नासिक के थ्रू। मुझे हर टाइम नासिक के थ्रू अभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत सिस्टमैटिक स्टडी करती है। तो मैं आनंद भाई जी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम एक मैसेज बना देंगे कि 1 मंथ प्रोफेशनली क्लास कौन करना चाहेगा, 30 घंटे की क्लास। 30 घंटे की क्लास जो करेगा, प्रवेश करेगा, इंटरेस्ट आएगा तो आगे जाइए, तो हमारे में प्रवेश, फिर परिचय, उसके बाद है योग शिक्षक, फिर प्रवीण, प्रबोध, पंडित, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, इतना तक अभ्यास है। मैंने पंडित तक अभ्यास किया हुआ है। मैंने योग प्रवेश, परिचय, प्रवीण, प्रबोध और पंडित तक अभ्यास मैंने 30 साल पहले, समझ लो 25 साल पहले, 30 साल पहले मैंने किया हुआ है। ये मेरा सद्भाग्य है, मेरा भाग्य तो है। मैं बोली मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे सही गुरु मिल जाते हैं कहीं भी जाओ। जैसे मैं ढूंढती हूँ तो मुझे अपने आप ऐसे सही गुरु। और मैं ऐसे ग्रंथ पर विश्वास करती हूँ। ग्रंथ में कहा गया ना, मराठी में कहा है कि मतलब वाळूचे कण रगड़िता, मतलब वाळू मतलब रेती, रेती उसको अगर हम बहुत पीसेंगे, वाळू के कण रगड़िता, तेल ही त्याच्यात उससे भी तेल निकल सकता है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे वाळू के कण से रगड़ने से तेल निकल सकता है, उतनी मेहनत करके करके करके, बहुत अभ्यास कर 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 करके हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा पा सकते हैं। तो मैंने हमेशा एक ही सपना रखा, मुझे अच्छा गुरु चाहिए, मुझे सच्चा गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए बस। गुरु बिना गुरु ज्ञान कहाँ से आवत, बिना गुरु ध्यान। और सही गुरु मिलना बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। तो मुझे योग में तो मिल गए, और मैं फिर भी ढूंढती रही और चाहिए और चाहिए। देखो मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ और राजस्थान कहाँ, लाडनू कहाँ, शादी करके तेरापंथ में ले गई, और गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जैसे गुरु मुझे मिल गए। मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं जानूं कि ये लोग, हिंदू लोग भी इतने यज्ञ करते, राम इतिहास में यज्ञ करते, तो कुछ तो साइंस होगा। मुझे इसका भी गुरु जानना है, मुझे इसको भी समझना है, इसका भी साइंटिफिक स्टडी करना है। तो मैं प्रार्थना करती रही और मेरे गुरु सामने आ गए। शिवपुरी करके है, वहां साइंटिफिक स्टडीज ऑफ वेदास क्लास चलती है। मैं वहां ज्वाइन हो गई, क्योंकि साइंस की स्टडी करना मेरा शौक है। तो जानू मैं कि ये विज्ञान यज्ञ का साइंस क्या है, कैसे करते, क्यों करते। तो फिर मैं रोज यज्ञ करने लगी। सुबह उठते करते ना, सूर्योदय में एक करते हैं और शाम को सूर्यास्त के टाइम 2 टाइम योग करते हैं। उसको अग्निहोत्र बोलते हैं ये लोग, अग्निहोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं रोज अग्निहोत्र करके, इसका साइंस स्टडी करके फिर आगे बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा है कि हर चीज का ज्ञान लेना है। तो इस प्रकार इतिहास में आपको अगर डीप में जाना है तो हमको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। हमें थोड़ा जानना है और प्रयोग भी करना है, ऐसे नहीं कि प्रयोग नहीं। तो आज हमने केवल इतिहास का पन्ना खोला है, आज इतिहास का पन्ना खोला है, अंदर जाना है हमें। ये बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ा है, ये सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं आपके पास क्या क्या बताऊं।
मैं आपको क्या क्या समझाऊंगी। तो मैं ही क्लियर होती गई और आज मैंने इसमें प्रवेश किया है। तो बस मैं भी आपके साथ साथ इसका आरंभ करूंगी और इसके साथ साथ आगे जाऊंगी। तो इतना ही जानो कि भारतीय संस्कृति में ये पूरा का पूरा जो इतिहास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है इतिहास जानना क्यों जरूरी है? इतिहास जानना क्यों जरूरी है? इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। यस, मधु जी कुछ बोल रहे हैं, मधु जी को ऑप्शन दीजिए यार, आनंद भाई जी। यस, मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उमर हम। यस, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ आ रही रहे, आ रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी और क्लियर आ रही है। वेलकम वेलकम मधु जी। देखो मधु जी फिर स्ट्रांग होके आ गए, चेहरे पे Yes. बस पता चल रहा है। बोलिए। आपने पूछा इतिहास क्या है, नहीं तो हाँ, इतिहास इतिहास क्या है, अर्थ क्या है, इतिहास क्यों जानना है? जिज्ञासा है। पहला तो इतिहास है पुराना, जो बीत गया वो इतिहास हो जाता है। और उसको जानने की जरूरत होती है कि ये क्यों हुआ। इस युग में अगर हम ये सब कर रहे हैं तो इसके क्या, पुरातन काल में क्या फायदे थे उसके, और क्यों कर रहे थे, किसने किया था। एक जिज्ञासावश सब बिल्कुल, सर्वप्रथम हम इतिहास का अध्ययन बहुत अच्छा। जिज्ञासावश कर। ओम आराम, सभी ओम आराम करिए मधु जी के लिए। वेरी गुड मधु ओम जी। राम। एकदम कुछ ना कुछ बेसिक बताने की कोशिश करते, बहुत परफेक्ट बताया। ऐसा है कि इतिहास की सारी घटनाएं, वो घटनाओं को जानकर उसमें भी गति प्रगति हो तक आज विज्ञान तक पहुंचती है। तो ये सब प्रवास, एक एक घटना लेने की, एक जैसे हमने योग लिया। अब योग कब शुरू हुआ? योग शब्द का अर्थ है किसने शुरू किया, कैसे आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ते कहाँ गया, फिर आज विज्ञान के रूप में कैसे सामने आया, ये जानना जरूर है। तो भारतीय संस्कृति इतिहास शब्द है। इति, इति प्लस ह प्लस आस, अस धातु लिट कर ये तीन शब्द आते हैं इतिहास में। इति प्लस ह प्लस आस, इसका अर्थ है ऐसा हुआ है, वस्तुतः ऐसा हुआ है। क्या शब्द का अर्थ है वस्तुतः क्या हुआ, वो इतिहास बताता है। ये प्रूफ के साथ होता है, सबसे बड़ी बात इसका प्रूफ होता है। और ये शब्द यूनान के लोग इतिहास के रूप में करते, हिस्ट्री बोलते हैं इसको, हिस्ट्री। और इसका शाब्दिक अर्थ है बुनना, अर्थात ज्ञात घटना, घटनाएं है उसका तायत, और उसको व्यवस्थित ढंग से बुनकर, मतलब तैयार कर कर जो एक चित्र किया जाता है सामने, वो इतिहास है। तो इति प्लस ह प्लस आस, इसका अर्थ है वस्तुतः ऐसा हुआ है, जो यूनान के लोग इतिहास के रूप में, हिस्ट्री के रूप में इंग्लिश में जाना जाता है। यूनान में क्या शब्द है वो मेरे समझ में नहीं आया, परंतु इंग्लिश में हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है बुनना, मतलब एक अच्छी साड़ी तैयार करते हैं, राइट। बुनना मतलब उस तरह अच्छी तरह उसको कवर करना। तो हमको क्या करना है कि इतिहास की ज्ञात घटनाओं को प्रूफ के साथ कहाँ आता है, उसको बुनकर एक चित्र सामने प्रस्तुत करना, जो सार्थक होता है, संबुद्ध होता है। तो इस तरह भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। परंतु हम भारत के इतिहास में नहीं जाते हुए हमें केवल 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 योगा का इतिहास देखना। अगर ऐसे देखें तो फिर इतिहास कब प्रारंभ हुआ, इतिहास में लिखित कब आ गया, तो ये बहुत बड़ा अभ्यास होगा। हमको इतना डीप में नहीं जाना है। बस हमें इतना ही जाना है कि भारत में जैसे इतिहास के स्रोत कौन से है, ऋग्वेद है, वेद है, कुरान है, आगम है, ये सब सारे 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 इतिहास के हमारे प्रूफ है। तो इनका हमें अभ्यास करना है। तो योग निश्चित। परंपरा हजारों वर्ष पहली है, गहन शोध और परिणाम के स्वरूप आज आए हैं। परंतु एक वाक्य बोल के मैं मेरा इसके लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर के लिए क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम देके प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का आपका, तो कौन सा नाम
इतिहास में योग के लिए पहला नाम लिया जाएगा? सबसे पहले योग के इतिहास में किसका नाम लिया जाएगा, या ग्रंथों में किसका नाम प्रस्तुत किया है हमारे सामने? बोलिए। यस, फटाफट क्या हुआ? लिखो, लिखना है, लिखना है। फिर हम डिप में जाएंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास की। यस, एनीवन? कोई जवाब दे रहा है? आनंद भाई जी देख लेना। स्मिता जी ने लिखा है शिव। शिव, बरा किसने लिखा है? स्मिता जी। स्मिता जी, ओके स्मिता जी। और अभी मधु जी ने लिखा गीता, वो भी सही है, शिव भी सही है। और एक चाहिए नाम, जब मैं और बोलूंगी तो मुझे टू द पॉइंट आना है। एक नाम इतिहास में लिया जाता है, बिल्कुल दोनों भी जवाब ठीक है, मधु जी का भी और वो भी जो स्मिता जी। शिव। यस, शिव बराबर है। अनिल जी ने भी लिखा है शिव, शिव शिव, ठीक है, शिव एक है, एक बार आ गया वो नाम तो है। चलिए एक नाम मैं बता के अपना टॉपिक करती हूँ। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, ये वैदिक से संबद्ध है, संदेह नहीं है इसमें, इसके बारे में कोई भी। परंतु उसके उत्तर खोजते खोजते जब हम गहन शोध जाते तो परिणाम स्वरूप अनेक प्रवर्तकों में हिरण्यगर्भ का नाम सर्वतोपरि है। हिरण्यगर्भ का नाम सर्वतोपरि है। और कहा गया है इतिहास में, क्या लिखा है? हिरण्यगर्भ योगस्य, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्याः पुरातनाः। महाभारत में ये लिखा हुआ है, महाभारत से ये लिया गया है। और महाभारत में कहा गया है हिरण्यगर्भ को महाभारत में योग का पहला और सर्व प्रमुख प्रणेता माना गया है। योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना, जब किसी चीज की रचना नहीं हुई थी उस समय एक अनोखा हिरण्यगर्भ था जिससे सूर्य की तरह चमकती हुई वस्तुओं का जन्म हुआ। वो निर्माता था, वह सबसे पहला और सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन रचनाकार, प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाकार था। वेदों में भी हिरण्यगर्भ के प्रति अत्यंत श्रद्धा दिखाई गई है। हिरण्यगर्भ एकमात्र परमेश्वर, क्योंकि वे चेतन और अचेतन वस्तुओं से बने पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। इसकी पुष्टि ग्रंथों में होती है, ऐसे कहा गया है। हिरण्यगर्भ गुरुओं को भी गुरु है, गुरुओं को भी गुरु है, हम गुरु को मानते हैं। और इन सब गुरुओं के जो गुरु है वो हिरण्यगर्भ है। इसके प्राचीन कोई नहीं था। ये तेजस्वी प्रकाशमान हिरण्यगर्भ जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, इनकी उपासना ऋषियों द्वारा प्रतिदिन की जाती थी, उन्हें पालन करता कहते थे। ऐसे ये हमारे गुरु मुझे भूख हिरण्यगर्भ को। लगी थी आज, रात को कुछ भी नहीं खाई पाई। यस, क्या पूछा मधु जी? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा का प्रारंभ मंडूकोपनिषद से मिलता है। हम अगली शुरुआत करेंगे वो गुरु की परंपरा क्या है, गुरु शिष्य, गुरु का अर्थ और शिष्य, इसकी शुरुआत करके हिरण्यगर्भ के बारे में जानेंगे। तो सभी अभी प्रयोग के लिए तैयार होंगे, हम सब प्रयोग करेंगे। सभी रेडी हो? किस किस ने योग के बारे में पुराने जमाने में ग्रंथ में क्या कहा है, हम एक एक का नाम लेंगे, उन्होंने क्या कहा है उनका वाक्य लेंगे। तो इस प्रकार इतिहास में प्रणीत योग को जान के धीरे धीरे ये विज्ञान कैसे बना और विश्व के लिए वरदान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की जो भूमिका है उसको भी हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और हमारे प्राचीन संस्कार को भी सैल्यूट करते हुए आइए चलते हैं। हम आज प्रैक्टिकल के लिए 5 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है? समताल श्वास प्रेक्षा। बस आज छोटा प्रयोग, काफी दिन से हमने समताल श्वास नहीं किया है, तो चलिए समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार। हम कितना कितना आप लोग कितने लोग समताल श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं? पहले तो हाथ ऊपर कीजिए। हम सब कीजिए, मैं कर रहा हूँ, गुड जॉब। सिंघवी जी कर रहे हैं, मधु जी, सारिका, चंदा, गुड जॉब। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? स्मिता कर रही है, वेरी गुड। अशोक जी तो करते ही होंगे, अनिल जी राइट। कर रहे हैं। अनिल जी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो आप जो कर नहीं रहे उनको भी करना है, सबको गुड जॉब। कमला जी भी कर रहे, कोमल सिपानी भी कर रहे, लगभग लगभग कर रहे। जो नहीं कर रहे वो भी शुरुआत करे। तो चलिए बैठे, बैठक स्थिति जिसमें कंफर्टेबल पोजीशन हो। पोस्चर अपना देखना बहुत जरूरी है, अपना पोस्चर व्यवस्थित हो। कंप्लीट रिलैक्स में बैठना है, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। दोनों कंधों को रिलैक्स छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है, बाकी शरीर रिलैक्स होता है, कंधों पर ध्यान नहीं जाता है। कल मुझे कोई पूछ रहा था, कल ही क्लास चल रही थी, तो बोले कंधा दुखता है ये श्वास का प्रयोग करते हुए। तब मुझे ध्यान आया कि इसमें सूचना है कि कंधों को रिलैक्स छोड़े। हम कंधों को रिलैक्स नहीं छोड़ते, पूरे बॉडी को छोड़ते। देख लेना, आज उस पर भी ध्यान देना। कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। छोटी छोटी दो तीन बातों का ध्यान रखते हुए प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास मंद हो, लयबद्ध हो, यानी हम लयबद्ध तो करेंगे, 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे और 5 सेकंड फिर वापस रोकेंगे। उसके साथ हम ऊर्जा, चेतना, प्राण सब कुछ लेंगे। प्रयोग के लिए तैयार। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, कोई अन्य विचार मन में ना आए, इसका प्रयास करना है। आते हैं तो उसके ऊपर ध्यान न दे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। स्टार्ट कर रही हूँ, श्वास भरे, इनहेल, रोके, ब्रीथ इनसाइड, छोड़े, एक्सेल, रोके, होल्ड, ब्रीथ आउटसाइड। एक बार मैं रोक रही हूँ और बताई, प्रश्न पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने टाइम रखा है, ये इतना आप लोग कर पाए हो क्या? कम करूं मैं समय? इतना कर पा रहे हैं? यस। चलो, इसको बोलते हैं एडवांस में है। एडवांस में ये 9 सेकंड में हम लेना है, 9 सेकंड रोकना है। 1 मिनट में केवल 2 श्वास हो गए, बहुत बढ़िया है ये। और जो नहीं कर पाते वो जबरदस्ती ना करे, जितना कर सके वही करे, और अपनी मर्यादा खत्म होने के बाद श्वास छोड़ दे, जबरदस्ती रोके नहीं। इसके साथ जिनको हार्ट प्रॉब्लम है और कोई ऑपरेशन वगैरह हुए, कोई प्रेग्नेंट महिला है, तो ये रोकने का प्रयास ना करे, केवल इनहेल और एक्सहेल, श्वास लेना और छोड़ना करे। तो चलिए एडवांस में कर लेते हैं, दैट्स गुड। 1 मिनट हो गया, अभी मैं 3 मिनट करती हूँ केवल, ताकि हम कोई क्वेश्चन आंसर हो तो भी पूछेंगे। 4 मिनट, 1 मिनट बाकी नहीं करना। चलिए, श्वास भरे, इनहेल पूरा, श्वास रोके, श्वास छोड़े, श्वास रोके, इनहेल पूरा, होल्ड इनसाइड अंतः कुंभ, रेचो,
एक्सेल, कोल्ड ब्रीथ आउटसाइड, बाह्य कुंभक, श्वास भरे तब कल्पना करे प्राण ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, रोके तब कल्पना करे पूरी ऊर्जा शरीर में फैल रही है, चारों तरफ फैल रही है। श्वास छोड़े तब कल्पना करे शरीर की गंदगी नकारात्मक भाव बाहर, हल्की सी मुस्कान के साथ, हल्का हल्का बाह्य कुंभक में हल्का। यस, आनंद की अनुभूति के कण, प्रसन्नता के कण श्वास के द्वारा शरीर के भीतर। श्वास रोके तब पूरे शरीर में प्रसन्नता आनंद का प्रवाह बह रहा है। श्वास छोड़े तब चिंता निगेटिव थिंग सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए। वाव, हल्का हल्का बाह्य कुंभक के साथ आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, हल्की मुस्कान के साथ पूरा चैतन्य शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा चैतन्य शरीर के कण कण में फैल रहा है। आओ, छोड़ दीजिए नकारात्मक भाव, मत देखो बीमारी की तरफ, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, यस, रोके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं स्वस्थ हूं मानना है। चलिए कल्पना करें मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इसी के कण शरीर में जा रहे हैं। पूरे शरीर में स्वस्थ मस्तता के कण फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। ऐसे शरीर की बीमारियां बाहर निकाल रही है, निकल जाएगी क्योंकि हम पॉजिटिव थिंक करेंगे तो नकारात्मक भाव बाहर। वाओ, सारी बीमारी निकल गई, आनंद का अनुभव, प्रसन्नता, चैतन्य। मैं चैतन्य में हूँ, श्वास भरते हुए अनुभव करें पूरा चैतन्य शरीर के कण कण में फैल रहा है। सारी गंदगी, टॉक्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ बाहर बाहर बाहर। अनंत चैतन्य का अनुभव करें। मैं अनंत आनंद के कण 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 ले रही हूँ। पूरे शरीर में कण 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 आनंद के फैल रहे हैं। दुख, चिंता सब कुछ बाहर, बीमारी बाहर, गंदगी बाहर, सब कुछ गंदा निकल गया। हल्का हल्का आनंद चैतन्य शक्ति का अनुभव के साथ प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। आराम से जब आप कंफर्टेबल हो तब आप आंखें खोले। ओम यस, अर्हम। ओम अरहम। और देखिए, अभी जो प्रयोग किया हमने उसमें आंतरिक कुंभक तो आसानी से हो जाता है, बाह्य कुंभक करते समय थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो बाह्य कुंभक आपसे जितना हो जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें। अलका जी बार बार कहती है कि अपने शरीर की क्षमता अनुसार बाह्य कुंभक का प्रयोग आप जबरदस्ती करने का प्रयास ना करेंगे। अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। और यस, ये भी बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्या इसको कंटिन्यू करना जरूरी है, यस आपको अशोक जी। जानने का इंटरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, उपयोगिता है। यस, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। जिनको बात करनी है वो हैंड रेज करे या हैंड ऑप्शन पे जाए। अशोक जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। ज्ञान कोई भी हो, ज्ञान लेना बहुत ही अच्छा और जरूरी रहता है। मैं एक बात शेयर कर रहा था, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा। उसमें जैसे अपने 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और अपने जैन धर्म में बोलते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजु काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो ये जो विज्ञान और जैन धर्म है उनमें पहले कुछ अलग समानता नहीं थी,
जैसे वो बोलते थे कि पानी में जीव नहीं होते हैं, अग्नि में जीव नहीं होते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर अभ्यास कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, हाँ ये तो वनस्पति भी जीव है। अभी बोलते हैं अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है। मतलब अपना जैन धर्म इतना सूक्ष्म और गहरा है कि उसमें पूरा जो बताया हुआ वो पूरा सत्य है। और जहां जहां तक विज्ञान पहुंच रहा है, तो वो उसको बोल रहा था कि नहीं, हाँ वो अशोक जी, सही है। वेदा में भी ऐसा ही है कि जो जो कुछ लोग उस टाइम वैज्ञानिकता सिद्ध किए, हर धर्म में ऐसा है। कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो वैज्ञानिक होते ही है, इसीलिए हम इतिहास से जाके वैज्ञानिक तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए विश्व टॉपिक जो दिया है कि भाई विश्व के लिए वरदान कब होगा, तो जब भी विज्ञान से सिद्ध हुआ है। हम विज्ञान अभी केवल योगा पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में साइंटिफिक व्यूज अलग है और विषय भी अलग है, तो केवल अपन अभी योग रिलेटेड बात करेंगे। जब विज्ञान से जुड़ते हैं तो उसकी प्रामाणिकता हो जाती है और यस, सब लोग विश्वास उसके करना बिना शुरू हो तो जाते होता ही नहीं है। लोग आज की पीढ़ी तो बिना विज्ञान के एक पॉइंट कन भी एक्सेप्ट नहीं करे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह मैंने आपको योगा का बताया कि योग टीचर बन जाओ, योग टीचर ना बनो तो कम से कम योग प्रवेश का अभ्यास करोगे तो मैं कितना आसन सही कर रहा हूँ उसकी एक एक बात मिलेगी। वैसे ही इंटरनेशनल प्रेक्षा इंटरनेशनल समतल श्वास के प्रशिक्षक तैयार कर रही है। देखिए, फ्री में क्लास होती है, इसमें तो फी भी नहीं है। और केवल 5 घंटे की, 5 आवर्स, 5 आवर्स क्लास है, केवल 5 घंटे की क्लास। और ये क्लास होती है वो रात को होती है, 8:30 से 9:30। लगभग लगभग सब उस समय तक निवृत्त हो सकते हैं। तो कितना सुविधा पूर्वक समय, फ्री ऑफ चार्ज, एक्सपर्ट सिखाने वाले। फिर आप लोग लाभ क्यों नहीं ले रहे? गंगा में रहते हुए आप सूखे क्यों रह रहे? ये किसका ट्रेनिंग लोगे? भले आप प्रशिक्षक मत बनो, 5 दिन के ट्रेनिंग से आपको श्वास का विज्ञान समझ में आएगा, श्वास के आध्यात्मिक का समझ में आएगी। कैसे करे, मैं तो हमेशा डिक्लेयर करती हूँ, उसकी क्लास होती है तब, इसकी क्लास होती है तब हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये ग्रुप से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में फिर क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को जोड़ लेते और फिर आपको लिंक देके क्लास होती है। लगभग सोमवार से शनिवार 5 दिन की क्लास रहती है। तो ये तो क्लास आप जरूर करें, 5 दिन की शॉर्टेस्ट टाइम है। बस only it is in English, that is the thing only, because it is a international, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ और मैं इंटरनेशनल की उनका काम करती हूँ। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अभी देखो प्रेक्षा वर्ष आ रहा है, 30 सितंबर से हमारा प्रेक्षा कल्याण वर्ष शुरू हो रहा है। तो क्यों ना हम प्रेक्षा प्रशिक्षक बने, क्यों ना हम समताल ना प्रेक्षा प्रशिक्षक बने। चलो वो तो लंबा अभ्यासक्रम है प्रेक्षा प्रशिक्षक बनना, उसमें लेवल 1 करना पड़ता है, उसके काफी कंडीशन है। पर समताल श्वास परीक्षा में कोई कंडीशन नहीं है। तो आप क्यों नहीं इस पर सोचते? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है यस। घर बैठे। आ- यस, अगला सेशन कब शुरू होगा जानकारी करा दीजिएगा, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि कल ही पूरा हो गया है, इस सोमवार को, शनिवार को। तो शायद पर एक काम कर सकते हैं, हर रविवार को 8:30 बजे रात को इसकी बेसिक पूरी जानकारी की क्लास होती है, हर रविवार। इसमें कोई अभी तक एक रविवार भी ऐसा नहीं गया कि जानकारी नहीं दी। ये तो आपको मैं शेयर कर दूंगी आनंद भाई जी को, तो आनंद भाई जी सबको करेंगे। इस रविवार की क्लास को, 8:30 की क्लास को सबको ज्वाइन करना है। और ये समताल श्वास का प्रयोग रात को 9 बजे भी करा लेते, 15 मिनट करवा देते। आपको बैठना है और होता नहीं तो कम से कम करवा रहे तो उनके साथ तो करो। तो रेगुलर 9 बजे से 9:20 तक समताल श्वास को ऑनलाइन होता है। रविवार को डेली पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे स्रोत आपके पास है। बस आपको जागरूकता की अपेक्षा है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, समय ओम पूरा अरहम। सेवन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।